Welcome back to everyone in this particular series TCS NQT 2025। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपना TCS निंजा रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चंस का। ये सारे हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं? ये सारे हमारे PYQs हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन अपनी रखनी है। ये PYQs हैं सारे, जो मैंने अलग अलग क्वेश्चन पेपर से निकाला हुआ है और एक में कंबाइन किया है। तो ये PDF अगर आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा, विच इज़ द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड सेकेंडली, यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना मैथ्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा आज PYQ सेशन है रीजनिंग का। रीजनिंग से पहले एक इसकी और वीडियो आ चुकी है, उसको अगर अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना। तो ये वाले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे विद इन लेस टाइम। ये मेरे को समझाना है तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो साथ साथ। तो इफ़ यू डिडेंट वॉच आर प्रीवियस वीडियो, डू वॉच इट एंड उसके बाद यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप अभी से कर पा रहे हैं साथ साथ तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग टर्म है। तब रॉन्ग टर्म है अगर, तो इसका मतलब क्या है, इसने कुछ ना कुछ गलत पैटर्न फॉलो किया होगा। हमें वो गलत पैटर्न वाले पोर्शन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई अब यहाँ पे हमें कोई इस पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, SBNQ, उसके बाद हमें दिख रहा है UEMOWHL। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हम S और B के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे और यहाँ पे U और E के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तब भी हमें कोई भी साइन नहीं मिलेगा। बट अगर हम देखें S और उसके बाद हम देखें U, तो S और U, STU, तो यानी हमें यहाँ पे दिख रहा है एक का गैप। चलो और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, UVW, यानी कि U के बाद हमारा क्या हो रहा है, V फिर W, फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक का गैप। यानी कि एक एक के गैप पे हमारा ये सब प्रेजेंट है, STU, UVW, W, यहाँ पे क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए, XY W। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक फॉलो किया, एक गैप, एक यहाँ पे भी होना चाहिए, WXY, Y भी है, Y के बाद ZA, तो ZA भी है, ठीक। तो यहाँ पे एक एक का गैप छोड़कर ये हमारा एक, हमें पता चला क्या, यहाँ पे गैपिंग का यूज़ होकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो अभी चलो एक एक करके देखते हैं अच्छे से। S का हमें पोजीशन पता है क्या है, 19। ओके, S का पोजीशन 19 है, इसमें +2 हुआ है। देन हमारा U आया है, इसमें भी +2 है। देन हमारा W आया है, इसमें भी +2 हुआ। देन उस हमारा आया है क्या, Y, उसमें +2 हुआ तो हमारा A आया। Y के बाद A कैसे आया, Y के बाद Z, Z के बाद A, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा A आया है। तो ये वाला तो हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। सेकेंड पैटर्न यहाँ पे क्या है, B के बाद क्या है, DE, तो DE। अब यहाँ पे देखो, BDE, यहाँ पे 2 के पोजीशन पे, यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, +3 का। E के बाद FGH, यानी कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नीचे ऊपर +2 हो रहा था, यहाँ पे +3 हो रहा है। उसके बाद देखो थर्ड लेटर NL जो हमारा है, NMLKN, सॉरी K और J, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, -1 का। ओके, तो ये 3 पैटर्न हमारे कौन से फॉलो कर रहे हैं। और फोर्थ वाले में देखो क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में देखो QO, सो QO MJI। अब ये वाले पैटर्न यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, इसमें तो -2 हो रहा है, Q के बाद -2, ठीक है, O और फिर -2 भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 +3 और यहाँ पे -1 हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -2 -3 -2 -3 -1। ये लास्ट वाले स्ट्रिप को देखो, यहाँ पे इनका पोजीशन के बीच का गैप क्या आ रहा है, -3 -1। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या दिख कर आया कि इनकंसिस्टेंट स्टेप है, और ये वाला हमारा गलत है। कौन सा वाला गलत है, जो कि हमारा यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, YKKJ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिस्टेक यहाँ पे हमें कहाँ दिखा, YKKJ, इस वाले पर्टिकुलर हमारा होना चाहिए। यानी कि जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन था, यहाँ पे
ये हमारा डिटेक्ट हुआ है और ये होना क्या चाहिए था हमारा, ये होना चाहिए था हमारा, इट शुड बी वाई के इंस्टेड ऑफ वाई के जे। ये हमारा करेक्ट था और ये हमारा इसने फॉलो किया, तो ये वाला गलत है यहाँ पे, तो ये वाला पर्टिकुलर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, वाई के जे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझाने में मेरे को थोड़ा मैंने डीप समझा दिया होगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो गए होगे। बस यहाँ पे करना कुछ नहीं था, बस सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना था, इन सब के बीच का गैप देखना था, इनका गैप मैच होना चाहिए, इनसे इसका गैप, इसका गैप, इसका गैप मैच होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा मैच नहीं कर रहा था, ये वाला पर्टिकुलर मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम काट देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इतना सा करना था और कुछ नहीं। उसके बाद देखो हमारा क्या है, इन In each of the four pairs of letters of clusters, the letter in the second term are in rearranged transformed from the letters। अब यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया कि rearrange transform हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा in which of the two pairs has the transformation has done the same way। हमें बताना है कि किस दो में सेम तरह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा डे ट्यूज हो रहा है, ठीक है। ट्यूजडे को हम क्या लिख रहे हैं, डे और ट्यूज, यानी कि डे को हम पहले लिख रहे हैं फर्स्ट 3 लेटर्स को, बाकी कितने लेटर्स को उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। फ्राइडे को यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, अब यहाँ पे फ्राइडे का क्या हो जाना चाहिए था, डे फ्राई, ठीक, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स को रिवर्स कर दिया है, ना कि पूरे मतलब लेटर्स को रिवर्स करके लिखा है, जैसे कि आर इधर हो गया। मंडे को देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मंडे को इन्होंने क्या लिख दिया, ओ एम, और थर्सडे को इन्होंने क्या लिखा है, THURS। तो यहाँ पे ये वाला हमें कौन सा सही लग रहा है, हमें बी और सी, मुझे यहाँ पे बी और सही लग रहा है कि दोनों एक तरीके से हुए हैं। अब इसको एक बार फिर से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिफाइन करके देखेंगे, ठीक है। अभी मुझे पूरा मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, अभी क्या क्या है, मैंने बस एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन लिया है कि क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बी एंड सी एक तरीके से सॉल्व है, बट हमें इसको और अच्छे से डीपली करना पड़ेगा। तो देखो पहले वाले को हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डे ट्यूज, यानी कि जो हमारा डे है मूव हो गया फ्रंट पे, तो इसको हम फ्रंट पे ऐसे कर दिया, ठीक। और यहाँ पे बी वाले में देखो क्या हो रहा है, आर पहले आ गया, एफ उसके बाद में, डी उसके बाद में, फिर रैंडम अरेंजमेंट है, ठीक है, रैंडमली इन्होंने अरेंज कर दिया है। सी वाले में देखो क्या हो रहा है, सी वाले में क्या हो रहा है, एन ए वाई जो हमारा मूव कर गया कहाँ पे, फ्रंट पे, ओके। NAY हमारा फ्रंट में मूव कर गया, और उसके बाद हमारा ये कौन सा हो गया, थर्सडे, थर्सडे हमारा ये भी हमारा रेंडमली अरेंज हो गया है, मैचिंग द सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी फॉलो द स्प्लिटिंग एंड स्वैपिंग। देखो ए और सी हमारा क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग और स्वैपिंग पे काम कर रहा है, और ये दोनों रेंडमली अरेंज हो गए, तो ये दोनों नहीं होंगे, हमारा ए और सी करेक्ट होगा। तो स्टार्टिंग हमको कौन सा लगा था, बी एंड सी, बट हमें सॉरी ए एंड बी लगा था, बट हुआ क्या, हमारा ए और सी होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पे रेंडमली अरेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम इसका कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पेयर्स में काम किया गया है, 3-3 के पेयर्स में काम किया गया है, इसलिए ये दोनों हमारे सिमिलर पैटर्न, यानी कि ए और सी हमारे सिमिलर पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको रीड करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से रीड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये हमारा रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम अरेंज करते हैं। इसमें एक एक जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से पढ़ना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 ईच containing some information, decide which of the following statements is or are sufficient to answer the question। डेटा insufficient और sufficient वाले क्वेश्चंस आते हैं, कल मैंने कराया भी है, कैसे करना है वो भी बताया था, यहाँ पे बस उसी को अप्लाई करना है। amongst 5 friends seated in a straight line facing north in queue sitting at the extreme left end, ठीक है, इस क्यू सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि क्या क्यू हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपको स्टेटमेंट दिए हुए कौन कौन से, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमको बताना है कि हम इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्यू एस आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि जहाँ पे क्यू होगा वहाँ पे भी एस होगा, ओके। सो पहले सबसे हम क्या रखेंगे, पर्सन, जितने पर्सन यहाँ पे हमको दिख रहे हैं उसको लिख लेते हैं। तो सो यहाँ पे क्यू दिख गया हमको, क्यू एस टी आर
और P, यानी कि इतने लोग हैं। तो हम लिख लेते हैं एक बार QSPTR, इतने पर्सन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टेप अपना क्या करेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे दिया हुआ है। पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। QS इमीडिएट नेबर है तो यहाँ पे QS साथ में रहेंगे फॉर ईच अदर। सिमिलरली T and R ऑल्सो इमीडिएट नेबर्स, ये भी साथ में रहेंगे। P सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द, यानी कि P हमारा एकदम बीच में बैठा हुआ है। सो सिंपल सी बात है, ये दोनों साथ में रहेंगे या फिर ये दोनों साथ में रहेंगे, या तो TR Q और S हो सकता है, यानी कि सॉरी यहाँ पे TRP हो सकता है और QS, या तो एक ये अरेंजमेंट बनेगा या एक ये बनेगा, और एक ये भी बन सकता है कि S पहले आ जाए Q बाद में आ जाए। सो ये कुछ हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट यहाँ पे हमें क्या देखना है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। P who sits exactly in the middle of the line is second to the left of R। अब second to the left of R का मतलब क्या है कि R हमारा क्या होना चाहिए, फिफ्थ पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो R हमारा देखो 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे ये वाला हमारा जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, ये सही फॉलो कर रहा है। Q इज नॉट नियर, यहाँ पे देखो Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। सो अगर Q हमारा इमीडिएट नेबर ऑफ P नहीं है तो यहाँ पे देखो Q हमारा इमीडिएट नेबर P ऑफ P इसमें आ रहा था, तो ये वाला भी हमारा अरेंजमेंट गलत हो गया। मतलब ओवरऑल हमारा अरेंजमेंट ये वाला सही हो गया। सो Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P है अगर, तो P एंड Q मस्ट बी एट पोजीशन 1, ठीक। Q इज नॉट नियर P, सो हमारा Q मस्ट बी एट पोजीशन 1, हाँ सही है, ओके। Q पोजीशन 1 पे भी है। तो अब देखो हमें पूछा क्या गया था, Q इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट। Q हमारा क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो इसका अरेंजमेंट हम बना लेते हैं। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। सबसे पहले Q आएगा, फिर S आएगा, फिर P आएगा, फिर T, फिर उसके बाद R। ये हमारा कुछ अरेंजमेंट बनेगा। पूछा हमसे क्या गया था कि कौन सा, अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data 2 alone is not sufficient to answer the question। तो ये नहीं, दो की ज़रूरत तो हमको पड़ेगी, ठीक है। P who sit exactly middle, और दूसरा क्या है, द डेटा इज इन द स्टेटमेंट 2 इज अलोन is sufficient to answer the question while the data 1 is also not alone not sufficient to answer the question। देखो हमें क्या यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट 2, ये बी वाला ऑप्शन हमको यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि देखो डेटा इन स्टेटमेंट 2 जो है हमारा, जो डेटा हमारा स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि देखो 2 से हमें पता चल रहा है, ठीक, पी हु सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर का मतलब क्या है, क्यू हमारा होना ही चाहिए। तो इससे हमें, इससे पता चल गया क्यू हमारा लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा। तो क्यू तो सफिशिएंट है, बट 1 जो है हमारा ये वाला, सिर्फ हम 1 से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2 ईच कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन डिसाइड द स्टेटमेंट। ये डेटा इनसफिशिएंट, ये सेम पैटर्न पे 2 क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से ट्राई करना। मैं इसको समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फाइंड, देखो यहाँ पे क्या पहले सबसे दिया हुआ है ABCD, इतने पर्सन है, 4 पर्सन है, हैव डिफरेंट हाइट डिफरेंट वेट्स, हु इज द हैवीएस्ट अमंग देम। यहाँ पे बताना है सबसे भारी कौन है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, द हैवीएस्ट पर्सन इज ऑल्सो द सेकेंड शॉर्टेस्ट। ए इज हैवियर देन सी, ए हमारा हैवियर है सी से। हु इज द शॉर्टर, हु इज शॉर्टर देन बी, जो शॉर्टर है बी से, ओके। सो अगर ए हमारा सी से भारी है, और यहाँ पे क्या दिया है, हु इज शॉर्टर देन बी, और बी से छोटा है, ओके। बट बी से छोटा है, बट नॉट शॉर्टेस्ट, एंड डी इज द लाइटेस्ट, डी हमारा लाइटेस्ट है, तो डी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, ओके। जैसे ऑप्शन यहाँ बतानी है, हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है। तो द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इन द इज द हैवीएस्ट पर्सन, तो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज द हैवीएस्ट पर्सन, और सी इज द लाइटर देन बी, हु इज द टॉलेस्ट, और ए इज द हैवियर देन डी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है, तो यहाँ पे हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो ए हमारा क्या हो गया,
हैवीएस्ट पर्सन इन द सेकंड इज सेकंड शॉर्टेस्ट। यहाँ पे ये हमें क्या मिल गया, एक हमको हिंट मिल गया कि जो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन होगा वही हमारा हैवीएस्ट है। तो अगर हम सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन निकाल लेते हैं तो हमें हैवीएस्ट भी पता चल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये पहले वाले स्टेटमेंट में दिए हैं उसको हम लिख लेते हैं। सो इस तरीके से हमको क्या पता चल जाएगा, एक अरेंजमेंट पता चल जाएगा। तो ए सी से भारी है और उसके बाद हमारा क्या है, सी जो है बी हमारा सी से भारी होगा और डी यहाँ पे लाइटेस्ट दिया हुआ है तो डी हमारा लाइटेस्ट हो जाएगा, डी इज लाइटेस्ट। ओके, उसके देखो बी इज टॉलेस्ट। अब यहाँ पे देखो बी इज लाइटर देन सी, सी इज लाइटर देन बी है तो यहाँ पे बी टॉलेस्ट भी तो होगा तो बी इज टॉलेस्ट हो जाएगा, बी टॉलेस्ट और ए और डी। ओके, तो यहाँ पे ए हमारा शॉर्टेस्ट ही रहेगा। नाउ हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे हाइट एंड वेट को। देखो सिंस द सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो है इज द हैवीएस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट इज हैवीएस्ट एंड वी नो बी इज टॉलेस्ट, तो बी हमारा टॉलेस्ट है। वी कैन कंक्लूड दैट टॉलेस्ट यहाँ पे जो अगर बी है हमारा तो सेकंड टॉलेस्ट यहाँ पे कौन होगा, सेकंड टॉलेस्ट। तो सेकंड टॉलेस्ट अगर हम निकाल पाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छी बात होगी, बट वो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि सेकंड टॉलेस्ट यहाँ पे कौन होगा। यहाँ पे एक कंडीशन और क्या होगी, सेकंड शॉर्टेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड शॉर्टेस्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है ए, सेकंड शॉर्टेस्ट इज ए। अब सेकंड शॉर्टेस्ट अगर ए है तो ये हैवीएस्ट भी तो होगा, तो ए हमारा सेकंड मतलब हैवीएस्ट भी हो गया और सेकंड शॉर्टेस्ट भी हो गया। और शॉर्टेस्ट यहाँ पे कौन होगा, डी, बिकॉज यहाँ पे डी सबसे लाइटेस्ट है तो डी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि अगर जिसका वेट यहाँ पे कम है वो ज़्यादा लंबा है तो डी का वेट यहाँ पे कम था तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो इस तरीके से हमको कंक्लूजन मिला कि सब ए हमारा क्या है, सेकंड शॉर्टेस्ट है और हैवीएस्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या बनकर आ जाएगा, ए सी और डी। तो अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट। ओके, और आगे पढ़ते हैं, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट बट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। और उसके बाद क्या है, ईदर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। अलोन तो नहीं होगा तो ये वाला तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नेसेसरी। और एक बार और देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ो फिर से। द हैवीएस्ट पर्सन इज द सेकंड शॉर्टेस्ट, ए इज हैवियर देन सी हु इज शॉर्टर देन बी बट नॉट शॉर्टेस्ट देन डी। देखो पहला स्टेटमेंट भी सही है लग रहा है और दूसरे में देखो अगर से हम पहला का यूज़ करते हैं तब भी हमने काफ़ी अपना डेटा यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। बट अगर हम सेकंड को भी यूज़ करते हैं द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज द हैवीएस्ट पर्सन, यहाँ से तो हमको ये मिल गया। और उसके बाद देखो सी इज लाइटर देन बी, सी लाइटर देन बी है, हु इज टॉलेस्ट। अब सी यहाँ पे टॉलेस्ट है तो यहाँ पे ये हो नहीं सकता, सी तो हो नहीं सकता। ए इज हैवियर देन डी, अब ए इज हैवियर देन डी है तो हैवियर भी है और डी यहाँ पे लाइटेस्ट होगा, ओके, क्योंकि सेकंड पर्सन। तो हम देखो सेकंड का यूज़ करके भी निकाल सकते थे, फर्स्ट का यूज़ करके भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इधर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशियंट है। ओके, सो इस तरीके से आपको डेटा इनसफिशियंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे। गिवन बिलो इज द question followed by 3 statement 1, 2 and 3 each containing some information. Decide which of the given statement is correct. अब इसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, among PQRST थर्ड यंगेस्ट पर्सन कौन होगा। ओके, तो पहला देखो Q इज द सेकंड एल्डेस्ट पर्सन, तो Q हमारा सेकंड एल्डेस्ट पर्सन है तो एक डेटा हमको यहाँ से मिला। S इज द सेकंड यंगेस्ट पर्सन, S हमारा सेकंड यंगेस्ट पर्सन है और Q हमारा सेकंड एल्डेस्ट पर्सन है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें तो फर्स्ट और थर्ड से पता चल रही हैं। उसके बाद आओ, नीदर P नॉर R इज द यंगेस्ट, ना P यंगेस्ट है ना R यंगेस्ट है। P नॉर R इज द यंगेस्ट एंड P इज नॉट द एल्डेस्ट। P यहाँ पे ना यंगेस्ट है ना R यंगेस्ट है और P हमारा ना तो पूरा ही एल्डेस्ट है। तो यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करके क्या हम ये बता सकते हैं, हु अमंग PQRST इज द थर्ड यंगेस्ट पर्सन। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा दिए हुए हैं इनको अच्छे से एनालाइज करो।
तो यंगेस्ट यहाँ पे कौन आया, यंगेस्ट हमारा टी निकल कर आ रहा है, सेकेंड यंगेस्ट यहाँ पे एस निकल कर आ रहा है, और थर्ड यंगेस्ट हमें आ रहा है यहाँ पे पी निकल कर आ जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। जब पहला क्यू इज द सेकेंड एल्डेस्ट, ठीक, और एस इज द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन, तो एस हमारा सेकेंड यंगेस्ट पर्सन हो गया, डायरेक्टली हमें पता चल रहा है। पी यहाँ पे ना क्या है हमारा, पी यहाँ पे पी इज नॉट एल्डेस्ट, तो पी यहाँ पे एल्डेस्ट नहीं है। तो अब देखो स्टेटमेंट जो हमारा है थर्ड वाला फाइंड करने का, हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, if data in statement 2 and 3 are sufficient to answer if the data in statement 1, 2 and 3 are sufficient to answer the question, while the data in statement 1 is not required to answer the question, q is the second eldest person। देखो यहाँ पे q का तो यूज हुआ ही नहीं है, ओके। हम इसका अगर ना भी ले पर इसको हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो क्या हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, एक बार ट्राई करो। नीदर p नॉर r इज द यंगेस्ट, ओके, ना p यंगेस्ट है ना r यंगेस्ट है, तो यहाँ पे देखो q तो आएगा, बट क्यू की क्या यहाँ पे नीड थी, बिकॉज यहाँ पे क्यू अगर फोर्थ आ रहा है तो हमें फोर्थ तक जाना ही नहीं था, हमें थर्ड तक जाना था, तो ये वाला तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। अब देखो एक तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। तो अगर हमें ये पता चल गया कि हमें पहले की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ जहाँ पहले की ज़रूरत ऑप्शन में है उसको नेग्लेक्ट कर दो। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो हमें फर्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी कट गया, ओके। इफ द डेटा इन ऑल द स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर टुगेदर नेसेसरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इफ दैट, क्योंकि इसमें देखो पहला का यूज दिया ही करना है। उसका देखो इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। बट यहाँ पे अगर ऑप्शन ये थर्ड ना होकर फर्स्ट होता है यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और ये यहाँ पे हम इसको टिक कर देते, बट हमें 1 की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। सो इन सारे तरीकों को आप अच्छे से अपने पास रखना, याद रखना, दैट विल हेल्प यू आउट इन एग्जाम। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, विश्वास is the father of Tilak. Vishwas has only 2 children. Tilak is the brother of Rani. Rani is the daughter of Pratiksha. Anvi is the granddaughter of Pratiksha. Shobhan is the father of Anvi. Rani is married to Shobha. How is Shobha related to Tilak? If percentage is son, S is son-in-law, asterisk is brother, N is brother-in-law. तो अब ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब क्या है, इफ परसेंटेज मींस सन, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, और फैमिली ट्री से पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। सो लेट्स रीड आउट टू द क्वेश्चन। विश्वास इज फादर ऑफ तिलक, तो विश्वास ऊपर ऐसे रहेंगे, इनके नीचे तिलक आ जाएंगे। विश्वास अगर फादर है तो ये प्लस में रहेंगे, तिलक से हमारा नाम से पता चल रहा है ये मेल होंगे, तो यहाँ पे हम प्लस मार्क कर देते हैं। विश्वास हैज 2 चिल्ड्रन, तिलक एंड रानी, तो तिलक एंड रानी अगर 2 चिल्ड्रन है तो इनके बीच का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तिलक एंड रानी आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। तिलक एंड रानी, रानी यहाँ से हमें फीमेल पता चल रही है तो हमने वो यहाँ पे टिक कर दिया, ये रानी, ओके। नाउ रानी इज डॉटर ऑफ प्रतीक्षा, रानी जो हमारी प्रतीक्षा की डॉटर है, यानी कि विश्वास की जो वाइफ है वो कौन है, प्रतीक्षा है, ओके। और इनकी जो 2 बेटा बेटी हैं वो तिलक एंड रानी है। तो इस तरीके से आप फैमिली ट्री बनाते चलोगे। रानी इज मैरिड टू शोभा, रानी जो है वो मैरिड है किससे, शोभन है, सॉरी शोभन से मैरिड है, ओके। नाउ शोभन इज फादर ऑफ अनवी, शोभन जो है, अब इन दोनों के जो मतलब चिल्ड्रन है वो कौन है, अनवी है, ओके। अब पूछा क्या गया है, हाउ इज शोभन रिलेटेड टू तिलक, शोभन जो है तिलक से कैसे रिलेटेड है, तो ये जीजा जी हुए इनके, ओके। तो जी ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पे एन से डिनोट किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, फैमिली ट्री बनाते जाओ, साइन का ध्यान रखो, और इसको याद रखो कि एक डबल हमारा मैरिड के लिए होता है, सिंगल ऐसे हम ए और बी को
सिबलिंग से डिनोट करते हैं। जनरेशन को डिनोट करना होता है, दादाजी अगर होंगे तो दादाजी फिर पापा फिर चिल्ड्रेन, तो इनको हम ऐसे टॉप टू बॉटम डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई हमें से वो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ देखना है तो क्या होना चाहिए, इनके बेटे के मतलब बहू के या फिर बेटे के क्या होना चाहिए, मम्मी पापा होने चाहिए। तो उस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा आता है, इन अ सर्टेन कोड इफ, ये आप खुद से ट्राई करना, सेम पैटर्न पे बेस्ड है, फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ करना कैसे होता है। यहाँ पे Q एट द रेट R मीन्स R इज डॉटर ऑफ Q। तो यहाँ पे आप क्या करना, आपको ये स्टेटमेंट जो ऊपर दिया है उसी स्टेटमेंट का यूज़ करके इनका फैमिली ट्री बनाना होगा। तो जैसे कि यहाँ S%T दिया हुआ है और यहाँ पे Q%R का मतलब क्या है, Q इज़ द ब्रदर ऑफ R, तो यहाँ पे S इज ब्रदर ऑफ T हो जाएगा। ओके, अब इस तरीके से आप फैमिली ट्री बनाते जाओगे, यहाँ से यहाँ पे देखना इन दोनों का साइन। उसके बाद अब T माइनस O, अब T माइनस O का मतलब यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल करके देखो, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आई गेस मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पे एक प्लस होगा या फिर ये प्लस होगा यहाँ तक। ओके, तो एक बार इसको देख लेना, मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पे जहाँ तक, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन तो दिया ही नहीं है ऊपर, तो प्लस ही होगा। तो अगर प्लस से अगर आपका ऑप्शन मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, इसको आप खुद से ट्राई करना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको खुद से ट्राई करना। ऑप्शंस ये हैं, E इज सन ऑफ T, N इज डॉटर ऑफ O, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सम स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर स्टैंड इन अ रो if Anvesh is 15th from the left and Kush who is the 6th from the right interchange their position, Avnesh becomes 24th, how many students are in the row। अब ये रो वाले क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे करना होता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातें यहाँ पे क्या है, एक तो मैंने बताया था कि कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बस वैल्यूज़ को माइनस करके उसमें +1 प्लस माइनस करके जो नियरेस्ट ऑप्शन हो उसको टिक कर देना अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो चलो एक बार वही करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6th पोजीशन और 24th और 15th पोजीशन। देखते हैं डायरेक्ट कुछ आंसर हमें मिल पाता है या नहीं। तो अगर हम एक काम करें, 15th अवनेश अन्वेषा का क्या है, 15th है, और आफ्टर स्वैपिंग अन्वेषा फ्रॉम 24th, ये मैं वो बता रहा हूँ जब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो, तब ये ट्राई करना है। ओके, ये वाला तरीका। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, अन्वेष इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, सो 24th फ्रॉम द लेफ्ट। और यहाँ पे देखो, अब ऑप्शंस पे जाओ, यहाँ पे देखो 15th है, 24th है, और यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन अ रो। तो अगर 24th है तो यहाँ पे और 15th, तो यहाँ पे आपस में आप देखो क्या नहीं हो सकता, सबसे छोटी वैल्यू देखो इसमें कौन सी है, 27th। सो 27th और 6th पोजीशन क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट कुश हु इज 6 फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक तो ऑप्शन आप नेग्लेक्ट कर ही सकते हो, विच इज़ जैसे आपको 100% नहीं पता है। ओके, मान लेते हैं आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है, तो यहाँ पे आप 100% में से अगर कुछ आपको 75% तक अपनी एक्यूरेसी लानी है, मतलब एक्यूरेसी ऑफ मिस्टेक अगर कम करना है, तो उसमें क्या करो, आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, विच इज़ 27। ठीक है, 27 क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 24th लोग तो ऑलरेडी हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होंगे परफॉर्म हम लोग करेंगे, तो ये +3 तो ऑलरेडी बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप एक ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट कर ही सकते हो। अब ऑप्शन क्या बचा, 28, 30, 29। अब इसमें से हमें आपको आंसर बताना है। तो अब देखो जेन्युइन तरीका जो होता है, चलो उससे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ओल्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल माइनस 6 + 1। ओके, अन्वेष न्यू पोजीशन क्या है, 24 है, 24 हो जाएगा। टोटल हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इज इक्वल्स टू 24 + 6 - 1 विच इज 29। तो यहाँ पे 29 हमारा आंसर हो गया। कैसे किया, ध्यान से देखो उसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्कूल की रो है जिसमें अन्वेषा 15th पे है,
स्वैप किया उन्होंने, उसके बाद अन्वेषा का न्यू पोजीशन क्या बन गया 24। तो न्यू अगर 24 बन गया है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जल्दी बताओ सभी लोग। 24 अगर यहाँ पे हो गए हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हुई होंगी। तो स्वैप किया तो 24 पे देखो अन्वेषा 15 थे, जब स्वैप किया तो 24 पे आ गए, यानी 24 तो इन्होंने अपना, ये 24 तो बच्चे रहेंगे ही रहेंगे। उसमें क्या किया हमने, 6 का पोजीशन भी ऐड किया, क्योंकि वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 फ्रॉम राइट, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद एक माइनस करेंगे क्योंकि वो खुद को 2 बार थोड़ी काउंट करेगी, तो यहाँ पे इसलिए उसको एक माइनस किया हमने, तो 30 माइनस 129 विल बी आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, read the following information carefully and answer the question that follows। 5% अनमोल, विपिन, छाया, दिशा एंड मनोज। अब देखो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना तो यहाँ पे ए बी सी डी एम ऐसे डिनोट कर लेना, इन सबको नाम पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम बचेगा। वन ऑफ देम इज न्यूट्रिशनिस्ट एंड डेंटिस्ट, फिल्म मेकर, वन इज पॉलिटिशियन एंड वन इज इकोनॉमिस्ट। मतलब सबका प्रोफेशन यहाँ पे दिया हुआ है और सबके नाम दिए हुए हैं। Three of them, Anmol, Chaya and economist prefer tea। तो अनमोल, छाया और एक इकोनॉमिस्ट है कोई, वो क्या प्रेफर करते हैं, टी टू कॉफी। ओके, एंड टू ऑफ देम, विपिन द फिल्म मेकर प्रेफर कॉफी टू टी। द पॉलिटिशियन दिशा एंड अनमोल आर फ्रेंड्स टू वन अनदर, बट टू ऑफ देम प्रेफर कॉफी टू टी। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, पूछा क्या है, द न्यूट्रिशनिस्ट इज छायास ब्रदर। ओके, अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, न्यूट्रिशनिस्ट इज छायास ब्रदर, वो हमें बताना है कि छाया का ब्रदर कौन है। तो यहाँ पे देखो, छाया का ब्रदर अगर न्यूट्रिशनिस्ट है, ओके, छाया का ब्रदर न्यूट्रिशनिस्ट है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, छाया का ब्रदर अगर न्यूट्रिशनिस्ट है, विपिन एंड अनमोल जो हमारे मेल हैं, ओके, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ब्रदर है तो मेल तो होगा ही, तो विपिन एंड अनमोल तो हमारे मेल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक हमको स्टेटमेंट यहाँ से मिल गया, ओके। अनमोल प्रेफर टी, अनमोल क्या प्रेफर करता है, टी, जो कि इकोनॉमिस्ट होगा। अनमोल प्रेफर करता है टी को और वो इकोनॉमिस्ट है। और विपिन, विपिन ही बचा, ओके, विपिन बचा, और वो बचा भी कैसे, विपिन प्रेफर्स कॉफ़ी, विपिन क्या करता है, प्रेफर करता है कॉफ़ी। और यस, तो यहाँ पे विपिन हमारा आंसर होगा। कैसे होगा, देखो छाया का ब्रदर न्यूट्रिशनिस्ट है, विपिन एंड अनमोल आर मेल, ओके, अनमोल प्रेफर्स टी, सिंस विपिन देखो क्या है हमारा, विपिन इज मेल और वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, ओके, इकोनॉमिस्ट नहीं है। यहाँ पे मनोज के बारे में देखो क्या दिया हुआ है, मनोज के बारे में कुछ हमें डेटा दिया है कि नहीं। वन ऑफ देम न्यूट्रिशनिस्ट, वन इज डेंटिस्ट, फिल्म मेकर, पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट। अनमोल, छाया जो इकोनॉमिस्ट है, प्रेफर टी टू कॉफ़ी, टू ऑफ विपिन एंड, और यहाँ पे देखो पॉलिटिशियंस, मनोज का जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो मनोज का हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें अनमोल विपिन दिया है, अनमोल हो नहीं सकता, तो हमारा विपिन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोहन, सारियऊ आर गुड एट इमेज processing and signal processing. Archana and Mohan are good at signal processing and cryptography. Archana, Pallavi, Nirupama are good at cryptography and data science. Nirupama, Archana are good at cryptography and velvet theory. Pallavi and Surya are good at science and image processing. तो हमें बताना है यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे बताना है हु इज़ गुड एट सिग्नल प्रोसेसिंग, डेटा साइंस एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो हमें किसी एक का बताना है जो इन तीनों में अच्छा हो, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर डेटा से फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, मोहन जो हमारा सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग में है, गुड, अच्छा, ठीक है। मोहन, मोहन हमारा इमेज प्रोसेसिंग और सिग्नल में प्रोफिशिएंट है, और
मोहन एंड सरयू आर गुड एट इमेज प्रोसेसिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग. मोहन और सरयू. अर्चना एंड मोहन आर गुड एट सिग्नल प्रोसेसिंग. अर्चना प्लस मोहन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड क्रिप्टोग्राफी. ये भी एन होगा. उसके बाद देखो, अर्चना पल्लवी निरुपमा आर गुड एट क्रिप्टोग्राफी एंड डेटा साइंस. अर्चना पल्लवी निरुपमा गुड एट क्रिप्टोग्राफी एंड डेटा साइंस. निरुपमा एंड अर्चना आर गुड एट क्रिप्टोग्राफी एंड वेलवेट थ्योरी. अब देखो, पूछा किस किस का गया था, सिग्नल प्रोसेसिंग, डेटा साइंस एंड इमेज प्रोसेसिंग. तो हमें देखो निरुपमा को, देखो क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें, निरुपमा. निरुपमा तो नहीं हो सकता. और देखो सिग्नल प्रोसेसिंग और डेटा साइंस. डेटा साइंस में क्या है, डेटा साइंस में कौन कौन है, अर्चना पल्लवी निरुपमा. अर्चना यहाँ पे भी है, अर्चना यहाँ पे भी है, तो अर्चना एक हमारा ऑप्शन हो सकता है. मोहन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड क्रिप्टोग्राफी. तो यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग तो दिए, इमेज प्रोसेसिंग पूछा है, ना कि सिग्नल प्रोसेसिंग. तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे डेटा इनसफिशियंट है. ठीक है, डेटा हमारा पूरा नहीं है, तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते. इसको ट्राई करना अगर आप कंक्लूड कर सकते हो कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे प्रोवाइडेड है. तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए, ई, डेटा इनसफिशियंट. क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रोफेशंस दिए हैं, उस मैंने पूरा डेटा लिखा नहीं, बट मैंने रीड आउट पूरा किया है. तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग सरयू और मोहन तो हैं. मोहन यहाँ पे भी है. मोहन क्या है यहाँ पे, इमेज प्रोसेसिंग तो हमें यहाँ पे एक मोहन मिल रहे हैं, एक मोहन मिल रहा है, और मोहन यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी और सिग्नल प्रोसेसिंग भी मिल रहे हैं. तो मोहन का एक चांस हो सकता है, मोहन का हो सकता है कि अर्चना का हो सकता है. सरयायु का नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक ही जगह पे है. अच्छा, इनका भी हो सकता है, बिकॉज देखो सरयू आर गुड एट डेटा साइंस एंड इमेज प्रोसेसिंग. तो डेटा साइंस इमेज प्रोसेसिंग में भी है ये, और डेटा साइंस इमेज प्रोसेसिंग. तो डेटा साइंस का भी हो गया, इमेज प्रोसेसिंग का भी हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग. सिग्नल प्रोसेसिंग, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा. सही है, करेक्ट ऑप्शन डी. देखो यहाँ पे कैसे होगा, सरयू गुड एट डेटा साइंस एंड इमेज प्रोसेसिंग. तो डेटा साइंस इमेज प्रोसेसिंग में भी सही है सरयू. और यहाँ पे देखो सरयू गुड एट इमेज प्रोसेसिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग. तो यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग का भी पूछा गया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सफिशिएंट है. ओके, तो इस तरह से आप एक बार रीड करके इसको क्रैक कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो क्या है, जयपुर, वाराणसी, मैसूर, आगरा, शिमला, मदुरई, not necessary in the same order. The first 7 months of the year, starting from January to ending of July, the matches were held only one city during the month. Matches is only 4 cities. Matches is only 4 cities were held between Visakhapatnam match and Mysore match. The Visakhapatnam match was not held in June. Only one match was held between the Visakhapatnam match and Varanasi match. The Jaipur match was held immediately after Visakhapatnam match. The Shimla match was held immediately. ये वाला आप पता कैसे कर सकते हो, जैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट करते हो, सीटिंग अरेंजमेंट वाला लॉजिक लगा के इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, हो जाएगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. जो जो स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, मतलब बोल रहा है, वो फॉलो करते जाना. मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ओवरऑल पूरा, मतलब एक ब्रीफ दे देता हूँ, सीक्वेंस इसका क्या होगा. ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, तो इससे आपको एक हेल्प हो जाएगी, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो. तो फॉलोइंग देखो यहाँ पे क्या है, हमें विशाखापट्टनम को दिया हुआ है, जयपुर, वाराणसी, आगरा. और शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू हमारा हो रहा है जनवरी से. तो जनवरी से शुरू हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, यहाँ तक जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी मैचेस वर हेल्ड बिटवीन आगरा मैच एंड जयपुर मैच. अब हमको ये बताना है. अब इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कि आगरा और जयपुर के बीच में कितने मैचेस हेल्ड हुए हैं, और इंक्लूड करना है हमको आगरा और जयपुर को भी। आगरा, जयपुर और एक कोई और आएगा। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि अगर हाउ मेनी मैचेस वर हेल्ड बिटवीन आगरा मैच एंड जयपुर मैच, तो देखो आगरा और जयपुर के बीच में कितने मैचेस होंगे, ये बताने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक चीज़ आप कर सकते हो कि देखो विशाखापट्टनम हमारा कहाँ से शुरू होगा, matches is only in 4 cities were held between Visakhapatnam match and Mysore match. The Visakhapatnam is not held in June. June में नहीं है match. Only one match was held between Visakhapatnam match and the Varanasi match. The Jaipur was held immediately after Visakhapatnam match. The Shimla match was held immediately after Madurai match. The Madurai match was not held in May. तो यहाँ पे देखो विशाखापट्टनम मैच जो है, विशाखापट्टनम से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि विशाखापट्टनम हमारा जनवरी में हुआ होगा। तो विशाखापट्टनम को हम जनवरी से डिनोट कर देते हैं। एंड उसके बाद देखो मैसूर मैच, द विशाखापट्टनम मैच वॉज नॉट हेल्ड इन जून, जून में नहीं हुआ है। ओनली वन मैच वॉज हेल्ड बिटवीन विशाखापट्टनम मैच एंड वाराणसी मैच। तो एक मैच हुआ तो वाराणसी यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक वाराणसी का आ जाएगा, वाराणसी का यानी कि जनवरी ये है तो फरवरी में ये हो जाएगा और मार्च में हमारा ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बचा हमारा आगरा। अब जनवरी, फरवरी, मार्च और क्या डेटा दिया हुआ है हमको, द मदुरई मैच वॉज नॉट हेल्ड इन मे। मदुरई वाला मैच हमारा मई में नहीं हुआ है। और आगरा के लिए हमें अब देखना है, क्योंकि हमने 3 तो फाइंड कर लिए, आगरा का हमको देखना है। तो द जयपुर मैच वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर विशाखापट्टनम मैच। ओके, द शिमला मैच वॉज हेल्ड immediately before Madurai match. The Madurai match was held in May. The Visakhapatnam was not only match was held between Visakhapatnam. So यहाँ पे देखो एक चीज आप यहाँ पे देखो ऊपर, not necessarily in the same order starting from January to ending of July. The matches were held only one city during a month. तो एक मंथ में एक ही सिटी में मैच हुआ है। तो आप एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे आगरा का यहाँ पे जून में होगा। ओके, और यहाँ पे देखो पूछा क्या गया था, आगरा मैच हेल्ड एट जयपुर, क्या था, हाउ मैनी मैचेस हेल्ड बिटवीन आगरा एंड जयपुर। तो जयपुर और आगरा के बीच में कितने मैचेस हेल्ड हुए हैं हमको वो बताने थे। तो 1 2 3 3 मैचेस, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना था। बाकी आप इसको सीटिंग अरेंजमेंट वाले से करना आपका ईजिली हो जाएगा, वो वाला लॉजिक लगा करोगे हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब कि जैसे ए इसके बाद ये आ सकता है, उसके बाद ये, और यहाँ पे थोड़ा सा और ट्रिकी यहाँ पे इन्होंने बना दिया है, ये बता के कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है। तो इस वजह से सीटिंग अरेंजमेंट वाला पूरा नहीं लगेगा। बट आप जैसे इसके बाद अगर ये आता है, जैसे कि विशाखापट्टनम के बाद मदुरई का मैच नहीं हो सकता, तो आप विशाखापट्टनम के जस्ट बाद मदुरई मत लिख देना। तो इस तरीके से आप वो वाला लॉजिक लगा के कर सकते थे इसको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अ कारपेंटर टेक्स an order to make some chairs in 3 days. He made the following manner. He made 1/3 of the total chairs plus 4 chairs. Second day he made 1/4 of the remaining chair plus 4 chair. फिर थर्ड में क्या करता है, he made half of the remaining chair plus 2 chairs. What part of the order he makes on 2 day. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो टाइम एंड वर्क से, बट उसमें ये रीजनिंग का है तो इसमें टाइम एंड वर्क लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। डे 1 यहाँ पे क्या कह रहा है, 1/3 और हम चेयर को क्या मान लेते हैं x प्लस 4 चेयर्स। ओके, डे 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग प्लस 4 चेयर्स। डे 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 से मतलब हाफ रिमेनिंग प्लस 4 चेयर्स। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे कि बताओ डे 2 का क्या होगा। तो डे 2 का हमको यहाँ पे बताना है कितना पार्ट ऑर्डर ही मेक्स इन डे 2, कितना पार्ट वो डे 2 में बना लेगा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल ज़रूर है,
क्योंकि इसमें आपका लॉजिक लगेगा। सो इसको हम कैसे करेंगे, x के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, x को ये हमने x माना था, इसको इसके लिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3x-4, ये कितना होगा रिमेनिंग आफ्टर 1 डे। रिमेनिंग आफ्टर 2 डे क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ रिमेनिंग -4। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग कितना रहेगा व्हाट पार्ट ऑफ मेड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3/4, ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये करेक्शन है, यहाँ पे जो हमारा ये 4/15 है ये ऐसे है, 7/15 2/15, ये मतलब अपॉन में ये नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो इस कंफ्यूज नहीं होना, ये 4/15 है 7/15 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉर एक्स 3/4 ऑफ रिमेनिंग -4, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7/15। तो ये 7/15 नहीं है, ये 7/15 है। तो इसको यहाँ पे सही कर लो, 7/15 कैसे करना है फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ही मेड 1/3 ऑफ द टोटल चेयर्स प्लस 4 चेयर, ठीक। सेकेंड डे क्या करता है, ही मेड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ पे जो इसका बच गया था रिमेनिंग चेयर प्लस 4 चेयर्स। और यहाँ पे पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ ऑर्डर ही मेक ऑन 2 डे, मतलब सेकेंड डे पे वो कितना बना लेगा। तो सेकेंड डे पे कितना बना लेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने बता दिया। डे 1 पे कितना बनाएगा, डे 2 पे कितना बनाएगा, दोनों को कंबाइन करो, 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फॉलोइंग इज द selection criteria of our candidate to get selected for role of mathematics trainer in ABC organization। पहला क्या है कंडीशन, must have completed master in mathematics, ये पहली कंडीशन है। must have work experience of last 4 years mathematics teaching, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। if candidate fulfills the criteria B and A but have done BTech with 90% marks then case will be sent to chief hiring manager। तो एक अगर उसने बीटेक कर रखा है 90% मार्क्स से तो चीफ हायरिंग मैनेजर के पास उसका मार्क्स मतलब जाएगा, उसका जाएगा मतलब, ठीक है। इफ कैंडिडेट फुलफिल क्राइटेरिया ए एंड नॉट बी बट हैव बीएड डिग्री देन ही विल बी इन वेटिंग लिस्ट। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस आपको दिया हुआ है। अब देखो रितिका ने यहाँ पे क्या किया है, बीटेक किया है फ्रॉम आईसी इन 2014 विथ 92%। शी इज वर्किंग एज मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स। देखो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई, सी वाली भी और बी वाली भी। अब देखो रितिका अप्लाइड फॉर मैथमेटिक्स टीचर रोल इन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो उसका केस वेटिंग लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, हर केस विल बी सेंट टू चीफ हायरिंग ऑफिसर, ये हो सकता है शी विल बी सिलेक्टेड, शी विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और इसको सही करके आना है, सब कुछ अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बिकॉज 0 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट टिक करके आना, और टिक करना भी कैसे वो भी मैंने बता दिया। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखना। 2 statements are followed by 3 conclusion numbered 1, 2 and 3rd. You have to consider these statements to be true if even they seem to be variance at commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically correct. Okay, वही वाला हमारा सिलोगिज्म वाला क्वेश्चन है। पहला क्या है, नो पिग नो पॉट इज जग, नो पॉट इज जग। तो हमने ये पॉट बना लिया, ये जग बना लिया। ऑल पॉट्स आर ट्यूब्स, जो पॉट्स हैं वो क्या है, ट्यूब्स हैं। अगर सारे पॉट्स हमारे ट्यूब्स हैं तो ट्यूब इसके अंदर आएगा। ऑल पॉट्स आर ट्यूब्स, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब स्टेटमेंट 1 क्या है, सम ट्यूब्स आर जग, तो ये तो बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। सम जग्स आर ट्यूब्स, सम जग्स आर ट्यूब्स, सम जग्स आर ट्यूब्स, ये भी नहीं फॉलो करेगा। सम कैसे हो सकता है, जग इज नो ट्यूब, ठीक है, नो जग इज ट्यूब, ये फॉलो करेगा। थर्ड सिर्फ हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों तो साथ में है और जग तो बिल्कुल अलग है, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं, ये अलग है, मतलब मैंने
पास कर दिया है, ये कुछ ऐसा बनेगा। पहले ट्यूब आएगा, ट्यूब के अंदर पॉट आएगा और जग अलग से आएगा। तो ये दोनों आपस में कोई रिलेशन बना ही नहीं रहे। और यहाँ पे क्या दिया, सम ट्यूब्स आर जग, तो सम ट्यूब्स हो ही नहीं सकता जब इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ये गलत हो गया। सम जग्स आर ट्यूब्स, ये भी नहीं होगा। नो जग इज ट्यूब, ये वाला करेक्ट है क्योंकि कोई भी जग हमारा ट्यूब नहीं है, तो ये वाला सही हो गया। ये उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी आप कर लोगे, ठीक है। सम इंजीनियर्स आर प्लेयर्स, सम प्लेयर्स आर साइंटिस्ट, नो साइंटिस्ट इज टेक्नीशियन। अब यहाँ से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, इसलिए हो जाएगा। इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल who like to drink tea of coffee but not like to tea, ये हमारा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये आप वेन डायग्राम से कर सकते हो। जो हमने 11th 10th में सीखा है वो वाले क्वेश्चंस आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इसको करना कैसे है वो देख लेना एक बार। यहाँ पे 30 पीपल है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो जाएगा 30 पीपल का। उसके बाद वो क्या करते हैं, एनीवन हु लाइक टू ड्रिंक टी ऑल्सो लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, यानी कि जो टी होगा और कॉफ़ी वाला होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो इस तरीके से आप वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो। उसके बाद क्या है, बट नो वन लाइक टी एंड लस्सी, 8 people like coffee and lassi, all the people like at least one of the three drinks, and number of people who like exactly one of the three is 4. The number of people who like more than one of the three drinks, how many people like tea, अब हमको ये बताना है। ओके, तो 30 पीपल हमारे टोटल हैं। 8 पीपल लाइक करते हैं क्या, कॉफ़ी एंड लस्सी। पीपल लाइक एग्जैक्टली वन ड्रिंक इज 4 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वन ड्रिंक 4 मोर देन दोज लाइकिंग मल्टीपल। ओके, सो जो मल्टीपल लाइक करते हैं और जो एक सिर्फ लाइक करते हैं वो 4 ही है। तो यहाँ पे यूजिंग सेट इक्वेशन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू। तो सेट इक्वेशन हम जब यूज़ करेंगे तो आप कार्डिनलिटी वाला एक ये आपका होमवर्क हो जाएगा, एज अ होमवर्क ले लो। जो सेट्स का जो एक कार्डिनलिटी वाला फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला और एक ए यूनियन बी वाला, ये दोनों आप एक बार देख लेना, याद कर लेना। फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, ए यूनियन बी, ठीक है, प्लस बी यूनियन सी प्लस सी यूनियन ए माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, यही फॉर्मूला होता है, राइट। तो इसी को आप एक बार रिवाइज कर लेना और ये वाले वैल्यूज पुट करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कार्डिनलिटी वाला क्वेश्चन है ये एक, तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है इसलिए यहाँ पे नहीं कराऊंगा इसको। बस एक फॉर्मूला आप एक ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन सब के बाद फॉर्मूले एक बार देख लेना, तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आगे के लिए आप प्रिपेयर भी हो जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी है, इजी है, कर लोगे। ऑल ग्लासेस आर रूम्स, सम ग्लासेस आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर डक्स, सम डक्स आर लांटेन्स। तो बताओ कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाते जाना, मतलब अपना सिलोगिज्म वाला, और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। चलो एंड हो गया यहाँ पे। तो देखा भी हमने पूरा पीवाईक्यू हमने सॉल्व किया है, रीजनिंग का आराम से हमने सॉल्व किया है। यू कैन वॉच इट 2x, अब तो एंड कर दिया मैंने वीडियो, तो मैं बता रहा हूँ 2x में देख लेना। बट अगर आपको मतलब वॉच करना है, सिर्फ देखना है, तो एक बार इसको एक बार 2 वीडियोस एक साथ देख लेना, मतलब एक के बाद एक, इसमें गैपिंग मत करना। जैसे एक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा उसमें सिलेबस कवर किया है, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो है रीजनिंग पे एनक्यूटी के लिए, तो वो वाली वीडियो देखना। उसके बाद ये वाला पीवाईक्यू खुद से सॉल्व करना। इसका पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पे रीड मोर पे जाना, रीड मोर पे जाके आपको लिख कर आएगा स्टडी मटेरियल क्लिक हेयर, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक ड्राइव पे ले जाएगा, ड्राइव पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
तो वहाँ से आप ये PDF आपको मिल जाएगा, यहाँ से उसको सॉल्व करते रहना साथ साथ। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो कैसे उसको मैनेज करना है, जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आप यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को, इस वाले वीडियो को प्ले करना फिर से और इसको देखना, और देख के उसके बाद अपना फिर से थोड़ी देर बाद फिर से उठाना ये पेपर और सॉल्व करना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा और मार्क्स भी स्कोर कर लोगे। आपको अगर गैस करना है तो गैस में भी कब करना है, मतलब गैस तो करना ही करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बट गैस करने के लिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एटलीस्ट 50 to 75% एक्यूरेसी ऑलरेडी ले आओ। कैसे? ऑप्शन एलिमिनेट करके। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको बड़े बड़े डिजिट्स में वैल्यूज़ दी हैं क्वेश्चन में, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आंसर भी उसी बड़े डिजिट्स में आए, ठीक है। और अगर आपको जैसे रेशियोज में दिया है, मान लो 3:4 का रेशियो में कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, या पोजीशन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि 26 पोजीशन पे ये है, 50th पोजीशन पे ये है, तो आप एक बार एक रेंज देख लो कि 26 और 50। तो अगर रेंज में दिया हुआ है कि 49, 52, 53, तो एक चीज़ याद रखा करो कि 50 से छोटी वैल्यूज़ नहीं हो सकती और 50 के जस्ट बाद उससे एग्जैक्ट बड़ी वैल्यूज़ नहीं हो सकती। अगर कुछ इसमें ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे तो +2 तो जाएगा ही जाएगा, और +3 भी जा सकता है। तो +2 और जो उससे थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नियरेस्ट हो लार्जेस्ट डिजिट के पोजीशन वाले क्वेश्चन में, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है तो। एक टाइम पे 2 टाइम पे ट्राई किया आपने, क्वेश्चन में आपको नहीं मिल रहा है आंसर, तो उस तरीके उस कंडीशन में आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स फैमिली, एंड फैमिली इन द सेंस कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी हमारा क्या हो गया, हमने अपना रीजनिंग कवर कर लिया है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना, कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अपना वर्बल यानी कि इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ यहाँ पे रूल्स मैं बताऊंगा, इसका भी इंग्लिश का सिलेबस वॉइस कवर करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में, उसके बाद इसका भी PYQ करेंगे। देन वी विल कम टू आर कोडिंग सेक्शन। कोडिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, आउटपुट देखेंगे कैसे निकालना है, आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं तो आउटपुट देखेंगे। उसके बाद कोडिंग एग्जैक्ट जो NQT में पूछे गए थे कोडिंग वाले क्वेश्चंस, उसको भी सॉल्व करेंगे। मैं जावा प्रेफर करता हूँ तो मैं जावा में ही करूँगा। एक चीज़ और, एक हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट टॉक करेंगे। प्री टेस्ट टॉक इसका मतलब क्या है, इसमें हम टॉक करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस था, प्रीवियस टेस्ट का एक्सपीरियंस था, उससे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, वो चीज़ें क्या समझना है, क्या आपको प्रिपेयर रहना है किस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना। तो वो वाली वीडियो लास्ट होगी इस सीरीज़ की, तो उसके लिए वेट करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उससे आपका पूरा इन्हेंस हो जाएगा कि कैसे आपको जाना है, क्या माइंडसेट लेके जाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।